हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आपने देखा था कि कल हम लोगों ने एक साथ 3 से 4 चैप्टर पॉलिटी के कंप्लीट किए। आज भी सेम उसी तरीके से देखो, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो जिनके पास ऑलरेडी मेरे पॉलिटी के नोट्स होंगे, बट उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पे भी देखोगे ना तो भी आपको डबल फायदा होगा। क्योंकि पहली बात तो ये, चाहे आप 4 बार करो 5 बार करो, रिवीजन तो करना ही है। जो जितना रिवीजन करेगा उसका स्कोर उतना ही अच्छा आएगा। और आज की क्लास आपको पता ही, हमारी क्लास 7 की पॉलिटी चल रही है, चैप्टर 6 है और हम इसमें मीडिया के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद से आपका चैप्टर 7, जहां से अभी हाल में साप्ताहिक बाजार वाला क्वेश्चन पूछा है, एंड देन आपका 8 जिसमें पुटिंग आउट सिस्टम ये क्वेश्चन पूछा है। तो तीनों चैप्टर हम एक साथ 1 से 1.5 घंटे में करेंगे। वैसे मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें कराने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये फोटोज़ देखिए, इस फोटोज़ के थ्रू आपको क्या समझ में आ रहा है। और अभी तक जिसने भी एसएसटी, आपको पता है एसएसटी में 40 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से। और ये 40 नंबर का नोट्स मैंने तैयार किया है खुद से, क्योंकि मेरा भी ऑलरेडी सोशल साइंस से ही मैंने क्लियर किया है, आप जानते ही हैं। तो मैंने नोट्स तैयार किया है खुद अपने हाथों से, और इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में रखा है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको चाहिए होगा तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे ऊपर या साइड में दिख रहा होगा, या फिर आप व्हाट्सअप नंबर कमेंट सेक्शन से भी ले सकते हो। टीम ही नोट्स देती है। देखिए, मेरे पास उतना समय नहीं होता है, तो आपको नोट्स तुरंत मिलेगा। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस है। अगर आप कंपेयर करेंगे किताब या दूसरों के नोट्स से, तो एक तो सबसे बेस्ट नोट्स है, क्योंकि सच में जेन्युइनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि लोगों के स्कोर बढ़ने लगे हैं। तो ये 40 नंबर डायरेक्ट हमारे ही नोट से आने वाला है। अब ये देखिए, संचार माध्यम को समझना। और एक चीज़ और है, अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं तो आपको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप 10 नोट्स ले लो, पढ़ो एक से भी ना, पैसे भी फालतू में वेस्ट होते हैं। ठीक है, बट हाँ, नोट्स आपके पास अच्छा होना चाहिए। अब ये संचार माध्यम क्या होता है, आप जानते हो कि आपके बहुत सारे हम सभी के फेवरेट प्रोग्राम्स होते हैं, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट। संचार का मतलब होता है कि आपको अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन मिलती है, और इसके लिए एक शब्द भी है इन सभी संसाधन के लिए, मीडिया। तो आज हम इसके बारे में देखने वाले हैं। देखो, ये सब बिल्कुल भी नोट्स में मत लिखना जो लोग अपना खुद का बना रहे हैं, क्योंकि ये पूछता भी नहीं है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, अब समय है भी नहीं कि आप खुद से नोट्स बनाएं, तो रिवीजन पे फोकस करो। चाहे कहीं से भी आपको नोट्स मिल जा रहा है, बस रिवीजन करो। संचार माध्यम, टेक्नोलॉजी आप सभी जानते हो, आज के समय बिना इंटरनेट के किसका काम हो सकता है। एक दिन इंटरनेट ना रहे तो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमको इंटरनेट से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप समझ ही सकते हैं। और इसका अगर अच्छा यूज़ है तो इसका बुरा यूज़ भी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा वो हमें देखना है, बाकी तो सब कहानी है। यहाँ पर आप फोटोज़ देखिए, ये जो आदमी क्या चीज़ देख रहा है, ये एक टेलीविज़न का ना स्टार्टिंग रूप है, और ये जॉन एल बैड ये बैठे हुए हैं, और ये अपने आविष्कार का प्रदर्शन इन्होंने किया था रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष। तो ये आप देख सकते हो कि टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप किस तरीके का था। ये देखिए, सामने फोटोज़ है। तो देखो, जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली अलग अलग तकनीकें हैं, और कुछ सस्ती हैं तो कुछ बहुत महंगी हैं। अगर आप टीवी स्टूडियो के बारे में सोचो तो कितना खर्चा है, सोचिए। लाइट है, कैमरा है, ध्वनि रिकॉर्ड है, यंत्र है, संप्रेषण है, सैटेलाइट है। बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि आप कब लाइव आओगे, आप ऑनलाइन स्क्रीन पे देखो। आप भी जानते हो कि एक तो बोर्ड लेना होगा, कैमरा अच्छा रखना होगा, एक उसके लिए रूम भी एकदम अलग से सेपरेट, काफ़ी खर्चा होता है। ऑब्वियस ही बात है, वो हम बहुत जल्द करेंगे, बस थोड़ा सा समय लगेगा ही। तो हर चीज़ में खर्चा है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको बस एक टीवी स्टूडियो ही बनाना है तो कितनी सारी चीज़ें चाहिए। समाचार के स्टूडियो में केवल एक समाचार, मान लो कोई समाचार न्यूज़ बोल रहा है, तो वहाँ पे केवल बोलने वाले को वेतन नहीं मिल रहा है, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं जो उसके में उसको हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कैमरे के लिए बैठा होगा, कोई आपके लैपटॉप्स को मैनेज कर रहा होगा, अलग अलग चीज़ें जो हैं बनानी है, तो उसके लिए बहुत सारे लोग की ज़रूरत है, बहुत सारा पैसा भी लगता है, सस्ता नहीं है। ठीक है, और इन्हीं के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, और अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। जैसा कि आप समझ ही सकते हो कि बहुत सारे इस समय प्रेजेंट में चैनल्स जो है ना, वो किसी न किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन ने उसको खरीदा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में 2-3 चैनल्स आप जानते ही हो कि एक बड़े बड़े जो हमारे देश के बिजनेसमैन हैं उन लोगों ने खरीदा है, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है। तो जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के अलग अलग तरीके सोचता है, जैसे कि, और ये लो एडवर्टीजमेंट,
ये अगर आपको जो एडवर्टीजमेंट दिखता है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है दिखाती हैं, फिर इनको पैसे भी मिलते हैं। जैसे कि कार की कभी एडवर्टीजमेंट, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन। और आपने ध्यान दिया होगा कि आपके प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को देखते हुए, मान लो आप कोई सीरियल देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, इतने सारे एडवर्टीजमेंट क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये लोग इस चीज़ का पैसा चार्ज करते हैं, ठीक है। और ये आपके सामने आता है कि आप इसे खरीदें। जैसे कि क्रिकेट का मैच भी आपने देखा होगा, हर ओवर के बाद से आपको एक विज्ञापन दिखाया जाता है। तो ये सब पैसा कमाने का है। ये फोटोज़ देखिए, यहाँ पर एक इंसान नहीं बैठा हुआ है, इतने सारे टीवीज़ यहाँ पर देखिए, इन सब, ये सब मिलकर एक न्यूज़, एक उसका भाग है और सभी को पैसा देना ही पड़ता है। अब हमारा लोकतंत्र और संचार माध्यम, देखिए आपको पता है कि मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है, क्योंकि वो सच दिखाते हैं। हाँ, ये बात हो रही है कि आज के समय में ऐसा है नहीं, बट लोकतंत्र में देश, क्योंकि मोस्टली लोग ना टीवीज देखते हैं, वहाँ पे न्यूज़ देखते हैं, वो उसी पे भरोसा करते हैं। तो देश और संसार के बारे में समाचार में देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में जो संचार माध्यम है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज संचार माध्यम से नागरिक जान पाते हैं, क्योंकि आप न्यूज़ में जो आपको दिखाया जाता है, आप उसी पे भरोसा करते हो कि हमारी गवर्नमेंट किस प्रकार का काम कर रही है, और अगर आप चाहो तो इनके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हो। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर वगैरह करके आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। मतलब कि ये न्यूज़ देख रहे हो, अब इसमें आपको कुछ लगा कि भाई ये वाला तो गवर्नमेंट ही क्या काम कर रही है, ये सही काम नहीं है, तो आप उसके ऊपर अभियान चलाकर ये काम बदलवा भी सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बट डिपेंड करेगा कि जो मीडिया है, जो न्यूज़ है, वो आपको क्या दिखा रहे हैं, सच या झूठ। तो एक तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ से यही पूछेगा कि संचार माध्यम की क्या वैल्यूज़ हैं हमारे लोकतंत्र में, क्या लोग इसको देख के बहुत सारे एक्शन लेते हैं, क्या सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, ये संचार माध्यम से लोगों तक पहुँचती है? तो जी हाँ, इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और न्यूज़ के ही थ्रू हमें पता चलता है कि प्रदूषण फैलाने वाले जो कारखाने हैं, तो इसके लिए विरोध भी किया जाता है, चक्का जाम, प्लस कारखाने बंद होने से भी, ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़ के थ्रू ही पता चलता है। बट एक चीज़ और है, अगर आपने केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ा ना, तो आपको केवल एक पक्ष पता चलेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मल्टीपल्स न्यूज़ भी देखते हैं, क्योंकि कहीं पे किसी का पक्ष फेवर लिया जाता है, तो कहीं किसी पे के अगेंस्ट में बात होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो संतुलित एक बैलेंस रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। देखो, मीडिया जितनी स्वतंत्र रहेगी उतना ही वो संतुलित रिपोर्ट लिख पाएगी। अगर मीडिया किसी एक पार्टी के कंट्रोल में है, तो वो मीडिया सिर्फ और सिर्फ उसकी गुलामी ही कर सकती है ना, उस पार्टी की, उसका कुछ भी बुरा आपको नहीं दिखाएगी। तो इसलिए मीडिया का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर वो हमें एक संतुलित रिपोर्ट वो लिख पाएंगे। और स्वतंत्र संचार माध्यम से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचार को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मीडिया को जो है इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी उसको कंट्रोल ना करे। समाचार का विवरण देने में भी कोई उन्हें ये ना बोले, मतलब कोई पार्टी ये ना बोले कि तुम्हें ये चीज़ ही बतानी है, तुम्हें क्या बताना है क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया, तभी जाकर आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमको टीवीज़ में दिखाई जाते हैं उसके आधार पर नागरिक लोग कार्रवाई भी करते हैं, अगर उन्हें लगता है कि ये सही जानकारी है। और बट तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम अब स्वतंत्र नहीं है। इसके दो कारण हैं। पहला कि सरकार ने क्या किया है, मीडिया को ही अपने कंट्रोल में ले लिया है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी भी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से मना कर देगी, तो इसे कहते हैं सेंसरशिप। आप समझ सकते हो। तो संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। रीज़न क्या है? गवर्नमेंट क्या करती है, ये कोई भी एक हिस्सा है उस पर कंट्रोल लगा देगी। फिल्म आपको दिखाया जा रहा है उसके एक दृश्य को हटवा देगी, गीत का भी कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो उसको हटवा देगी, जिसे हम कहते हैं सेंसरशिप। ध्यान रखिएगा। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यम के ऊपर सेंसर लगाया है। इसमें सबसे बुरा समय 75 से 77 तक का था, आपातकाल। तो सेंसरशिप आप समझ सकते हो क्या होता है कि गवर्नमेंट चाहेगी तो वो उतना पार्ट हिस्सा जो है पहुंचने नहीं देगी हमारे तक, उसको हटवा देगी। और ये आप समय देख ही सकते हो जब ऐसा हुआ भी था। तो अगर देखा जाए तो फिल्मों पर तो आपने देखा ही है ना, मूवीज़ वगैरह में। अभी कोई मूवी आई थी, आई थिंक उसमें के कुछ सीन्स भी उन लोगों ने कटवा दिए थे। फिल्म पर तो सेंसर रहता ही रहता है, लेकिन वह संचार माध्यम से दिखाए गए समाचार में पूरी तरह ऐसा नहीं करते हैं, मोस्टली मूवीज़ में होते हैं। सरकार द्वारा सेंसरशिप ना होने पर भी आजकल
अधिकांश जो समाचार पत्र हैं वो संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसका कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यम के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का भी नियंत्रण है। सोचिए, न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट ने कोई सेंसरशिप नहीं लगाया, उसके बावजूद भी बहुत सारे मीडियाज हमें बैलेंस रिपोर्ट्स नहीं दे पाते हैं, बिकॉज किसी ना किसी एक बिजनेसमैन के कंट्रोल में है, क्योंकि वही तो भैया सारा खर्चा उठा रही है। अब जैसे मान लो 4-5 हैं लोग न्यूज़ देते हैं, अब इसको मैनेज कौन कर रहा है? एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास बहुत पैसा है। तो इनको सुननी किसके पड़ेगी? इस बिजनेसमैन की। तो क्या ये रिपोर्ट दे पाएंगे सही से किसी सरकार के जो उनको पसंद करते होंगे उसके अगेंस्ट में? कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना भी इनके हित में होता है कि तुमको बस आज दिन भर यही न्यूज़ चलाना है। अभी आप देखिए जो कंचनजंगा वाला जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, कितने सारे एक्सीडेंट होने लगे हैं। अगर आप देखा जाए तो हमारे पता ही है मंत्री जी हमारे कौन है, अश्विनी वैष्णव जी, इस पे वो कुछ बोलते ही नहीं है। तो मतलब ये सब क्या है? अगर देखा जाए तो इतनी सारी चीज़ें हो जा रही हैं और मीडिया में अगर आपने देखा होगा न्यूज़ में ये सब दिखाते भी नहीं है कि क्या हो रहा है, सही चीज़ दिखाते नहीं है। तो ये लोग केवल एक ध्यान पे ही केंद्रित करते हैं क्योंकि इसमें इनका फायदा होता है। संचार माध्यम द्वारा निरंतर धन की, अभी मैंने आपको बताया ना, पैसे की जरूरत होती है भाई, पैसा, और उसके लिए इनको विज्ञापन में भी डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये कैसे उसके विरोध में लिख पाएंगे? बड़ा कठिन हो जाएगा। जो लोग इनको विज्ञापन देते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं, इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यम स्वतंत्र है ही नहीं, क्योंकि हर जगह पैसा। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे को खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करती है क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बढ़ा चढ़ा कर दिखाओ भाई, व्यूज़ भी आएंगे और समर्थन भी बढ़ेगा और मुद्दे पे हम एक ही मुद्दे पर हम फोकस करवाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर मैं बोलूँ तो मीडिया स्वतंत्र होगी तो ही हमारे देश के लिए अच्छा है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आती है मोस्टली लोग न्यूज़ चैनल्स देखते हैं। बट आज की मीडिया स्वतंत्र नहीं है क्योंकि उसको कंट्रोल कौन करता है? एक तो गवर्नमेंट सेंसरशिप कर सकती है, दूसरा जो बिजनेसमैन है वही चला रहे हैं। मसौदा तय किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि किस पे इनको फोकस करना है, इसमें भी संचार माध्यम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। वही ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी न्यूज़ हमें देनी है। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा कुछ फंक्शन हो रहा है वो न्यूज़ में आ जाता है, कोई एक फेमस एक्टर है उसको कोई बुलाया है वो भी आपको न्यूज़ में दिखाया जाएगा। मोस्टली तो एक्टर्स इन्हीं सब के, हीरो हीरोइन के दिखाते हैं ताकि इनको ज़्यादा पैसा मिलेगा और इससे एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि आज के समय में जो पब्लिक है ना वो भी देखना चाहती है रूटीन कि ये लोग क्या करते हैं, किस तरीके से रहते हैं। अच्छी चीज़ें तो हमारे तक आ ही नहीं पाती हैं, आपने देखा होगा। और यही सारी चीज़ें हैं। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पेय में कीटनाशक, ये है कोक जिसे हम बोलते हैं, स्तर खतरे के स्तर तक बढ़ते हुए होने की ओर, मतलब एक तरीके से ना इसमें कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ की जा रही थी जिससे कि काफ़ी खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, तो इस पर फोकस किया गया। उन्होंने कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह से हमें इस कोला जो है पेय को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से कंट्रोल करने की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद, सोचिए, बहुत ही बिना डरे जो है घोषणा किया कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है, बिना डरे। और एक ये अच्छी चीज़ है, ये किसी ने ऐसा किया था, किसी संचार माध्यम के ही थ्रू हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे हैं न्यूज़ चैनल्स जो कि भलाई में काम करते हैं, बिना डरे सब कुछ करते हैं, गवर्नमेंट से इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और इसको इन्होंने पेश भी किया था, हमें दिखाने की कोशिश की। और अगर ये रिपोर्ट नहीं आती ना तो हमको पता भी नहीं चल पाता कि सच में कोला पीना हमारे लिए सेफ नहीं है। संचार माध्यम में तो भाई फैशन शो सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि लोग यही सब देखना भी पसंद करते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, जो इम्पोर्टेंट है वो दिखाएंगे नहीं। सीमा हैदर वाली आप सोचिए, न्यूज़ कितने दिन, हम क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की, कोई वैल्यू है? पेपर लीक, बेरोजगारी, कहाँ पर क्या हो रहा है ये तो तुम दिखाते नहीं हो। इस समय क्लाइमेट, ये न्यूज़ तुम दिखाते नहीं हो। तो ये लोग उस पर, ये कभी भी सक्सेस नहीं है, मतलब ये फेल ही होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पीने का पानी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली का हाल देखिए, पानी की कितनी तकलीफ हो रही है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं, मर जाते हैं, बट उनको पानी नहीं मिल पाता है। फिर भी ये संचार माध्यम इस पे ये दिखाते ही नहीं है। ठीक है, भारतीय पत्रकार ने एक लिखा भी है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकर देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया है, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टी गिरा दी गई। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं,
जहाँ पे इनको पैसा मिलेगा यही दिखाएंगे। इस फैशन शो को इन्होंने अपने न्यूज़पेपर के फर्स्ट प्रिंट पे, मतलब फर्स्ट जो पेज होता है ना, उस पे छापा, बट पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, लोग मर रहे हैं, इसकी कोई बात ही नहीं हो रही है। तो आप समझ सकते हैं क्या हाल चल रहा है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको ना बहुत ही लॉजिक वाला पूछेगा, इसलिए ये मैं आपको पूरा बता रही हूँ। वो आपसे ये पूछेगा कि क्या आज की मीडिया स्वतंत्र है, क्या लोगों के असली मुद्दों को दिखा रही है, आखिर में नहीं दिखा पा रही है तो इसका रीज़न क्या है, क्या गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है, बड़े बड़े जो हैं व्यापारी, और वो क्यों कंट्रोल कर रहे हैं। इतने सारे सवाल आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो इसीलिए आपको डिटेल में जानना है। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में, क्योंकि देखो हमारा देश लोकतंत्र है और यहाँ पे हमारे जीवन के लिए संचार माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के समय में, तो बहुत, क्योंकि आज के समय में फेक न्यूज़ बहुत आते हैं। संचार माध्यम के ही द्वारा हमको पता चलता है कि सरकार का क्या काम है, किस तरीके से काम कर रही है सरकार। संचार माध्यम से हम निश्चित करते हैं कि हमको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। जी हाँ, ये भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या गवर्नमेंट चाहे तो संचार माध्यम को किसी भी घटना की खबर छापने से रोक सकती है, और अगर रोक सकती है तो क्यों, तो रोक सकती है। इसे हम कहते हैं सेंसरशिप। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध हो चुका है, ये आपने देखा ही है, व्यापारी यही लोग कंट्रोल करते हैं। तो आज के समय में इसको ध्यान में रखते हुए यह हमारे लिए सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त जो फैक्ट की जानकारी है ना, वो सही नहीं हो सकती है, मतलब वो पूर्णता नहीं है, क्योंकि वो एक पक्ष की होगी, बस सेकंड वाले पक्ष की तो होगी ही नहीं, ठीक है। और ये एक तरीके से विज्ञापन है, ये देखिए। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर से आपका एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछेगा। मीडिया, संचार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या गवर्नमेंट चाहेगी तो इनको रोक सकती है किसी भी चीज़ को छापने से? बिल्कुल हाँ भाई, कंट्रोल भी तो वही कर रहे हैं, ठीक है। और व्यापारिक और इन संचार वालों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। ये केवल क्या करते हैं, एक ही पक्ष पे फोकस करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। सेंसरशिप मैंने आपको पता ही है कि सरकार की ये शक्ति है, अधिकार है, जिसके अंतर्गत वो चाहे तो किसी भी चीज़ को दिखाने से रोक सकती है। यही होता है सेंसरशिप, ठीक है। तो ये खत्म। चलो 7 वाले चैप्टर पे। और हाँ, इतनी मेहनत करती हूँ तो एक लाइक तो कर दो। आज तक अभी तक 1000 लाइक्स नहीं हुआ है। कल वाली वीडियोस को भी मैंने इतना रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जितने लोग भी देख रहे हो ना, ईमानदारी से लाइक्स कर दो प्लीज़। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चलिए, अगला चैप्टर आप देख ही सकते हैं। इस फोटोज़ को देखिए एक बार और आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। बाजार, और यहाँ से साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल, इसमें अंतर पूछा था और बहुत ही लेंदी क्वेश्चन। ये आपने देखा होगा जब आप नोट्स पढ़ेंगे ना क्लास 7 का। जिसके पास भी है प्लीज़ वो चैप्टर्स आप ज़रूर एक बार ओपन करें, क्लास 7 का चैप्टर 7। और मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसे वहाँ पर ना क्वेश्चन की फ़ोटो पेस्ट की है और उसके नीचे मैंने आपको सही आंसर बताया। और यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है डायरेक्ट, बट इतना कन्फ्यूजिंग ये क्वेश्चन है ना कि इसके लिए आपको ये डिटेल में चीज़ें पढ़नी होंगी, ठीक है। तो जितने लोगों के पास होगा हमारा नोट्स, वो ज़रूर बताएं कि मैंने वो क्वेश्चन साप्ताहिक बाजार वाला उसमें नोट किया है, कितने लोगों ने पढ़ा है। बाजार, ये तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट हम सभी का फेवरेट, आए दिन हर दिन किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे सामान, चाहे वो खाने पीने की हो, शॉपिंग हो, यहाँ पर आप देख सकते हो हर दिन की ज़रूरत। और फेस्टिवल में तो भाई बाज़ार में बहुत भीड़ होती है। और एक हमारा फेवरेट होता है जैसे कि बुध मार्केट, मंगल मार्केट, लगता है ना, जहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं और बार्गेनिंग भी खूब हो जाती है, मॉल के कंपेयर में काफ़ी सस्ता होता है। तो ये इन्हीं से क्वेश्चन पूछा है। तो आखिर में इसका नाम साप्ताहिक बाजार क्यों पड़ा? क्योंकि आपको पता है ये सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। अब ये दिन कोई भी हो सकता है। अब यही वाला क्वेश्चन पूछा था कि क्या साप्ताहिक बाजार केवल एक निश्चित दिन ही लगेगा, बुधवार को ही लगेगा, मंगलवार को ही नहीं। भाई ये बुधवार मंगलवार फिक्स नहीं है। कहीं पे बुध का मार्केट लग सकता है, कहीं पे मंगल हो सकता है, कहीं पे सोमवार हो सकता है, कहीं पे गुरुवार हो सकता है, बट ये हर जगह का एक दिन इन लोगों का फिक्स होता है। तो इस साप्ताहिक बाजार में रोज जो खुलने वाली दुकानें होती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले ये साप्ताहिक बाजार है तो एक दिन लगेगा। तो आप मुझे बताओ, क्या पक्की दुकानें होंगी? बिल्कुल भी नहीं। पक्की दुकानें तो डेली दिखती हैं, जैसे कि इतने सारे दुकानें लगी होती हैं, उनका अपना खुद का होता है, वो हर दिन खोलते हैं सुबह से शाम तक। तो साप्ताहिक बाजार पक्की दुकानें नहीं होती हैं, ये भी पूछा है। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। साप्ताहिक बाजार सुबह से 10 बजे से लगाते हैं और शाम तक सब बेच बाच के चले जाते हैं।
और जितना लेट होगा, जितनी रात होगी ना, उतनी सस्ती चीज़ें मिलने लगती हैं। ये चीज़ भी है। अगले दिन वे अपनी दुकानें फिर ये लोग क्या करते हैं, एक दिन इन लोगों ने मंगलवार को लगा दिया, ठीक है। मान लो एक इलाका है जहाँ पे मंगल को मार्केट लगता है, तो चलो शाम तक बेच लिया। अगले दिन कहीं और कुछ किसी और इलाके में बुधवार का मार्केट लगा है, कहीं पर बृहस्पतिवार को लगा है, तो इस तरीके से ये लोग लगाते हैं, ठीक है। तो देश भर में आपको बहुत सारे ऐसे बाजार अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगा। सबसे बेस्ट चीज़ इसकी क्या होती है ना कि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगा और वो भी सस्ता, ठीक है। बहुत ही सस्ती मिलती हैं, हर चीज़ मिलेगी सस्ती दामों पे। और ऐसा इसलिए है, देखिए क्यों भाई, पक्की दुकान होती है, उनको अपना पूरा वो खर्चा जोड़ लेते हैं, एसी का बिल, रेंट का बिल, हर चीज़ का दाम ना आपके एक कपड़े में से निकाल लेंगे। और ये जो साप्ताहिक बाजार है, यहाँ पे ये देखिए, इनको कोई किराया नहीं देना है, कोई बिजली का बिल नहीं देना है, कुछ नहीं, बस इनको अपना कपड़ा बेचना है, ठीक है ना। तो और साप्ताहिक बाजार में आपको कोई रखना नहीं पड़ेगा। पक्की दुकान में आपने एक गेट खोलने के लिए रखा है, एक सिक्योरिटी के लिए रखा है, उनको भी सैलरी देनी है। तो साप्ताहिक बाजार जो है सस्ती मिलती हैं, क्योंकि ये पक्की दुकानें होती नहीं हैं, उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्च, और जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के बहुत सारे खर्च जोड़ने होते हैं, जैसे कि किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की भी सैलरी इनको जोड़नी पड़ती हैं। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, इससे इन लोगों को अलग से कर्मचारी भी नहीं रखनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर सस्ता मिलता है, ठीक है। क्योंकि एक घर के 4-5 लोग इसमें हेल्प कर देते हैं, और जिसमें उनमें आपस में मतलब एक तरीके का कंपटीशन भी नहीं होता है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर जाकर वही सामान देख लें। जी हाँ, आपने देखा होगा साप्ताहिक बाजार में एक चीज़ हमको यहाँ पे 200 की मिल रही है और आपने बोला 150 में दो, वो नहीं दिया, आप अगले, और कई बार होगा कि आपने 200 में ले लिया, आगे चल के वही सेम चीज़ 150 में मिल रही होगी, तो आपको फिर रिग्रेट होगा, अरे यार क्यों जल्दी ले लिया। ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे बार्गेनिंग खूब करनी पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा। एक चीज़ महंगी है, आप आगे चले जाओगे, आपके पास विकल्प होगा, ठीक है, जहाँ से आपको एक सस्ते में चीज़ें मिल जाएंगी। तो ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वो दुकानदार फिर बोलेगा, अच्छा ठीक है 200 नहीं, चलो ठीक है 50 रुपये कम कर दो। बट आप शॉपिंग मॉल में जाइए, 1 रुपया कम नहीं करते हैं। साप्ताहिक बाजारों का एक फ़ायदा यह भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिलेगा। मान लो आप जा रहे हो मार्केट, आपको सब कुछ लेना है, कपड़े, बर्तन, हर चीज़, सफाई का सामान सब मिल जाएगा, सब्जी भी मिलेगी, सब कुछ। अलग अलग तरह के सामान आपको अलग अलग क्षेत्र में जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, एक ही जगह आपको मिलेगा। और लोग अक्सर उन्हीं बाज़ार में जाना पसंद करते हैं जहाँ पे उनके ज़रूरत की सारी चीज़ें एक समय में मिल जाए। चलो, ये हो गया साप्ताहिक बाजार। अब मोहल्ले की दुकान। मोहल्ले की दुकान पढ़ाने से पहले कई बार होगा कि आपका घर है, आपके घर के सामने ही एक दुकान है। बताओ कितना आसान है, कोई चीज़ लेनी है आप तुरंत जाकर ले लोगे, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो साप्ताहिक बाजार में कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। बहरहाल हम अन्य तरह के बाज़ारों से भी सामान खरीदते हैं, जैसे कि ये देखिए, बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो हमारे मोहल्ले में है, हमें कई तरह की सेवाएं, सामान उपलब्ध कराती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है दूध। सुबह चाय पीनी है, कुछ तेल मसाला ख़त्म हो गया, चीनी ख़त्म हो गई, स्टेशनरी, आपको दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कागज़ कलम या फिर दवाई की दुकान, ये सब आप अपने घर के आसपास ही खरीद सकते हो। इस तरह की दुकानें भी पक्की होती हैं। अब मोहल्ले की दुकान ठेले पे तो चलेगी नहीं, आप भी जानते हैं, मोहल्ले की दुकान भी तो पक्की ही होगी, क्योंकि वो लोग भी अपने घर के सामने, घर के नीचे, बहुत सारे लोग तो घर में ही खोले रहते हैं, और ये हम सबके लिए आसान होता है। जबकि सड़क किनारे जो फुटपाथ पर सब्जी के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता, कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं, ठीक है। पड़ोस की दुकान कई अर्थों में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा समय बचाता है। जब जिस चीज़ की ज़रूरत हुई 5 मिनट में सब कुछ मिल जाएगा। एक तो हमारे घर के पास है, और हम कभी भी किसी भी दिन जाकर वहाँ से सामान ले सकते हैं, और कई बार हमको उधार भी वो दे देते हैं, क्योंकि वो हमको जानते हैं। समानता दुकानदार, और ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये पूछा है, कहानी नहीं चल रही है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये कहानी नहीं, भाई ये क्वेश्चन पूछा है। समानता दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं, तो कई बार वो आपको उधार देंगे। अनजान दुकान वाला कभी आपको उधार नहीं देगा, वो पहले ही माफ़ी मांग लेंगे, ठीक है। तो मोहल्ले की दुकान का फ़ायदा आपने देखा, बहुत फ़ायदे हैं भाई मोहल्ले की दुकान। एक तो ये पक्की दुकानें हैं, समय बचाएंगी, और उधार पैसे नहीं है तो भी दे देंगी। अब आते हैं हमारा सबसे मॉडर्न शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल। अभी आपने देखा होगा इतने सारे मॉल खुल चुके हैं, और इतने महंगे सामान। एक कपड़ा अगर कोई लेने जाएगा तो उसको 2000 से नीचे तो मिलेगा नहीं।
तो आपने दो तरीके के बाजार देखा, साप्ताहिक बाजार बड़ा सस्ता है, दूसरा हमारे पड़ोस की दुकान। उसके बाद से अगर आप शहर में रह रहे हैं तो हमारे लिए आ जाता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल वगैरह। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या बहुमंजिला होती हैं? जी हाँ, एसी वगैरह सब कुछ लगा होता है और ये अलग अलग मंजिल पर अलग अलग तरीके का, नीचे आपको मिलेगा कपड़े का दुकान, ऊपर आपको कुछ और मिलेगा, तीसरे पे आपको फूड कोर्ट मिल जाएगा, चौथे पे कुछ और मिल जाएगा। तो अलग अलग लेयर्स में आपको अलग अलग तरीके की दुकानें मिलती हैं और इसी को हम कहते हैं मॉल। ये बहुमंजिला होती हैं। ठीक है, इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी, यहाँ पे आपको सारे ब्रांडेड सामान मिलेंगे। ठीक है, और कुछ बिना ब्रांड का भी सामान मिलता है, बट मोस्टली तो ब्रांडेड ही मिलते हैं। और ब्रांड का नाम आपको पता है ना क्या होता है? ये तो सभी जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, विज्ञापन देकर क्वालिटी के दावे करके ये लोग बेचते हैं और महंगा बहुत होता है ये ब्रांडेड। और आपको पता है ये जो ब्रांडेड सामान होता है ये इतना महंगा क्यों होता है? एक तो ये लोग ना अपने एडवर्टीजमेंट पे, विज्ञापन में ना करोड़ों पैसे खर्च करते हैं। आपने देखा होगा आज के समय में हर इन्फ्लुएंसर किसी ना किसी सामान को जो है प्रमोट करता है, तो पैसा उनको कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है। अब कंपनी पैसा कहाँ से वसूलेगी? हम ही लोगों से ना वसूलेगी क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट पे इतना पैसा खर्च करते हैं, इसलिए चीज़ें हमें महंगी मिलती हैं। ठीक है, शोरूम वगैरह में। और बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाएंगे। अब मान लो कोई महीने का 60,000 कमा रहा है, तो वो क्या खरीदेगा ब्रांडेड कपड़ा? बिल्कुल भी नहीं। और क्या फ़ायदा, बस ये देखने में होते हैं, बाकी काम वही है। ये बस ब्रांड के नाम पे इतनी महंगी चीज़ें बेचते हैं। ठीक है, फालतू का पैसा खर्च होता है इसमें। बाजारों की श्रृंखला आप देखो तो शहर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकान, तीनों चीज़ें पढ़ ली, तीनों का अंतर पूछा है। बाजार की श्रृंखला देखते हैं। पहले हिस्से में आपने बाजार पढ़ ही लिया। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये लोग कहाँ से सामान लेकर आते होंगे। देखो, सामान का उत्पाद कारखाने, खेत और घर में होता है, लेकिन हम कारखाने, फैक्ट्रीज और खेतों से तो सीधे सामान खरीदते नहीं हैं। तो चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या 1 प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। मतलब मान लो मैं कोई चीज़ बना रही हूँ बहुत सारा, तो आप मेरे से थोड़ी ना एक सामान खरीदने आओगे, और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं रहूँगी कि भाई एक सामान बेचना। नहीं, मेरा काम है बना देना, बनाकर मैं दे दूँगी। जो मीडिएटर होता है वो उसको सप्लाई करेगा मार्केट में। तो चीज़ें इसलिए महंगी भी हो जाती हैं। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, मीडिएटर होता है, उसको कहते हैं व्यापारी। पहले थोक व्यापारी बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदेगा, जैसे कि सब्जी हो गया, थोक पे खरीद लेगा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, दूसरे व्यापारियों को बेच देगा। फिर वहां से खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होंगे। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुओं का वस्तु उपभोक्ता को बेचता है, वो खुदरा या फिर फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार है जो कि आपके पड़ोस की दुकान, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता है। देखो, सिंपल सी बात है, कपड़े बनते हैं फैक्ट्रीज में। अब ये जो बना रहा है वो एक सामान तो बेचेगा नहीं, इसका काम है बना देना, बना कर ये दे देगा जो बीच का व्यापारी होगा उसे। अब ये थोक पे क्या करेगा? खरीद लेगा और ये बेच देगा दूसरे को। किसको बेचेगा? जो लोग ये दुकानदार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकान, ये लोग उनसे खरीदेंगे और हम लोग इनसे खरीदेंगे। तो एक पूरी एक श्रृंखला है। ठीक है, समझ गए? तो एग्जाम्पल से समझो, हम हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है, यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और यहीं से अन्य व्यापारी तक पहुँचती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि थोक में सब्जियाँ मिलती हैं, कपड़े मिलते हैं, साड़ी वगैरह, तो वो सस्ती मिलती हैं। ठीक है, तो ये व्यापारी इनसे खरीद के फिर हमारे तक पहुँचाएंगे। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी, आपने पढ़ा ही। और ये सब क्या करते हैं? इन लोगों से खरीदते हैं, फिर ये लोग बेचते हैं और हम लोग इनसे लेते हैं। ठीक है, हो सकता है कि बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से सामान खरीदता हो। ठीक है, शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मान लो कोई एक बड़ा व्यापारी है, ये अपने से भी बड़ा व्यापारी, इतना बड़ा ये, इससे सामान खरीदता हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो तब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सामान हमारे पास जो एक श्रृंखला है ना, इससे आती है। बनाएगा कोई और, फिर ये इससे कोई और खरीदेगा थोक पे, इससे कोई और खरीदेगा, फिर ये दुकान में आ जाएगा और हम खरीद लेंगे। बस इतना ही है। बाजार का मैं क्या ही बताऊं, हर जगह बाजार है आजकल। आज के समय में तो आपने देखा होगा, खाने पीने की, हर एक चीज़ की। इवन अब तो आपने देखा होगा ये मेडिसिन वगैरह भी, चेकअप वगैरह भी, वो भी हमारे घर आ जाता है करने के लिए, मतलब टेस्टिंग वगैरह करने के लिए। तो और ऑनलाइन होता है। अब ये नहीं है कि आपको क्या, अच्छा ये बताओ, आपको कोई चीज़ खरीदनी है, सब्जी वगैरह, आजकल तो इतने सारे ऐप हैं कि आप ऑनलाइन जाइए और वहाँ से सामान सेलेक्ट कीजिए, 8 मिनट में आपके घर आ जाएगा, है कि नहीं?
तो आज के समय में बेचना खरीदना बहुत सारी तरीकों से चल रहा है। ये केवल बाजार की दुकान पे अब डिपेंड नहीं है, ये एक ऐप के थ्रू भी हो जा रहा है, उसको भी हम बाजार ही कहेंगे। बस ये आपको दिखेगा नहीं, बट काम उतना ही करेगा। ठीक है, कुछ बाजार जो प्रेजेंट नहीं है हमारे सामने फिर भी काम कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ही देख लो, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। बाकी एक किसान का आप देख लो, अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करता है, और यह वो शहर की कुछ खास दुकान से खरीदेगा जहाँ खाद के कारखानों से जो है सारी चीज़ें मंगाई जाती हैं। जैसे कि एक फैक्ट्रीज़ है जहाँ पर इंजन, गियर्स, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें कहाँ से मंगाई जाती है? फैक्ट्रीज से। ठीक है, परंतु इस सबसे बेखबर हम कार के शोरूम में जो कार को देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो डायरेक्ट वहाँ पे आ गया होगा? नहीं, इसके पीछे की बहुत सारी स्टोरी हैं, जैसे कि इंजन, गियर्स, पहिए, एक्सल अलग अलग कारखाने से खरीद कर फिर एक आपको कार मिलती है जो कि शोरूम में दिखता है। ठीक है, बाजार और समानता अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक देख लिया। इन दोनों दुकानदार में बड़ा अंतर है। ध्यान दीजिए, ये पूछा हुआ है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकान है, जबकि दूसरा एक बहुत बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है, जो कि शॉपिंग मॉल है। और जो बड़ी पूंजी वाला होगा ना, इसकी आमदनी भी बहुत होगी। ये देखो, अब भैया जिसका मॉल है उसके पास अच्छा खासा पैसा होगा, हर साल इतने सारे रिवेन्यू, करोड़ों तो मैं कम ही बोल रही हूँ। तो इन दोनों में अंतर यही होगा, क्योंकि छोटा वाला छोटी पूंजी खर्च करेगा, ये बड़ी पूंजी। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। देखिए क्यों? क्योंकि वो एक तो उतना महंगा बेच भी नहीं रहा है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान खरीद पाने की भी स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरे वो लोग हैं जो कि मॉल में महंगी खरीदारी कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी फिनेंशियल, मतलब आर्थिक स्थिति पर। अच्छा खासा पैसा कमाओगे तो आप भी जाओगे मॉल वगैरह में खरीदोगे भाई, और अगर आपको लगेगा नहीं हमारा बजट उतना नहीं है, तो आप दुकान से ही लेंगे। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि किस तरीके से सामान हमारे घर तक पहुंचती है, और हमने बाजार की श्रृंखला को भी देख लिया। बाकी ये तो आपको पता ही है कि वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलेगा और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे कमीज। एक कमीज को तैयार करने में कितने लोगों का योगदान है वो। तो आज की ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा है। देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगी, अब कुछ लोग सोचेंगे अरे एक ही क्वेश्चन, भाई एक क्वेश्चन से ही बहुत सारे पिछली बार लोगों का रिजल्ट रुका है। और अगर आप ये सोचो, पहली बात तो ये कि एक एक नंबर जोड़ना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर से ही तो हम पास होते हैं, और एक नंबर कम और हम फेल हो जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने इतनी कहानी की तरह समझाया है कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। चलो, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर एक दिन में हम करेंगे। आज ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 8 ही चैप्टर है, 8वां कर लेते हैं। और इसी बात पे लाइक तो कर दो। तो देखिए, 8वां चैप्टर है कमीज, और ये ख़त्म हो जाएगा इसके बाद। और कल हमारी क्लास 8 का, मैंने सोचा है कि क्लास 8 की पॉलिटी एक साथ पूरे चैप्टर्स कराए जाएँ, ताकि एक वीडियोज़ में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे क्लास 8 की पॉलिटी मैं बोलना चाहूँगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलिटी से 12 क्वेश्चन आते हैं। इस फोटोज़ को देखो एक बार, थोड़ा सा मैं स्मॉल करती हूँ। ये देखिए, आप इससे क्या समझ रहे हैं कि एक कमीज बनाने में कितने लोगों की मेहनत है। नीचे देखिए, स्टार्ट कीजिए, फैक्ट्रीज, ये कपास, यहाँ पे एक दुकानदार बेच रहा है, ये इसकी सफाई धुलाई, ये देखिए जानवर से उसको सामान को ऐसे ढो के लेकर आ रहे हैं। ये समझ सकते हो कितने लोगों की मेहनत है। बाजार में हमें बस एक कमीज दिखती है, बट उसको बनाने वाले कितने हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। वैसे ये कहानी है, आपको पढ़ना नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुरनूल में कपास उगाने वाले एक किसान है, जो कि कुरनूल कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इनके छोटे छोटे खेत हैं, कपास उगाते हैं। फिर वहाँ पे अगर वो चटक जाते हैं जो कपास के वो हैं, फिर उसको वो लोग चुनने में व्यस्त हो जाते हैं। फिर उसमें रुई भरी जाती है जब नहीं चटकते हैं, इसको इकट्ठा करते हैं, बहुत समय लग जाता है। ये देखिए, ठीक है ना। और कपास की खेती सच में बहुत ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें आपको फर्टिलाइज़र, उर्वरक, कीटनाशक सभी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है, और किसान का बहुत पैसा खर्च होता है इसमें। ठीक है, कपास की खेती उतनी सस्ती नहीं है। बाकी ये तो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये कहानी है।
हम डायरेक्ट फैक्ट पे चलेंगे। अब ये देखो एक दुकान ईरोड में, अब डायरेक्ट हम जाते हैं, हमें कपड़ा मिल जाता है, पसंद करना होता है, ठीक है, लेकिन इसके बनाने का प्रोसेस, तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला ईरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। कई तरह के कपड़े बेचे जाते हैं। आसपास के गांव में बुनकर द्वारा बनाया गया और इस बाजार में बिकने के लिए आता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑफिस मिलेंगे, कपड़े लोग खरीदते हैं। ये बताया जा रहा है कि बाजार के दिनों में भी आपको बुनकर मिलेंगे जो कि कपड़ा मतलब ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ पर लाते हैं। आपने देखा होगा ना कि कई बार हम लोग ऑर्डर्स करते हैं कि देखो भाई, ऑर्डर देते हैं कि हमें ये कपड़ा चाहिए। ये देखिए, ये फोटोज़ देखिए, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट इस पे आते हैं। हम इसे बोलते हैं दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट सिस्टम। बुनकर के द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना, इसको डिटेल में पढ़ो। देखो, कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच में काम बांटेगा, ठीक है, बुनकर को काम बांटेगा। बुनकर जो है व्यापारी से सूत लेगा और तैयार करेगा कपड़ा। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतः 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकर को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है कि भैया व्यापारी बेच देगा और बुनकर को पता चल जाता है कि उनको कौन सा कपड़ा बनाना है, कितना बनाना है, तो बुनकर का भी फायदा है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाना है और क्या कपड़ा बनाए जाना है, और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं, ये जो व्यापारी होते हैं, ठीक है। बुनकर के पास यह जानने का भी कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वो कितने में बेचा जाएगा। उनको कुछ नहीं बताते हैं। उनको बस बोलेंगे भाई तुमको ये कपड़ा बनाना है और ये बहुत कम कीमत पर। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा किसको बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं होती है। तो इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही होता है। भाई व्यापारी नाम से ही क्लियर है, पैसा दबा के कमाते हैं और कम पैसे में काम करवाते हैं बुनकर से, ठीक है। देखो, ये पुटिंग आउट सिस्टम, ये वाला पूछा भी है कि व्यापारी और बुनकरों के बीच की ये जो व्यवस्था है इसी को कहते हैं दादन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? कि व्यापारी के पास ऑर्डर आया, उसने कच्चा माल दे दिया और उसने बता दिया ये बनाना है और उसको कम कीमत पर बनवा दिया। व्यापारी उसको कम कीमत मतलब कम पैसे देगी, फिर उनसे वो सामान लेकर मार्केट में बेचेगी दूसरों को बहुत ही महंगे दाम पे। ये जो व्यवस्था है इसे बोलते हैं दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट सिस्टम का ये उदाहरण है। और ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये 100% आएगा क्योंकि पूछा हुआ है। जहाँ पर व्यापारी कच्चा माल देगा और उसे तैयार माल प्राप्त होगा, यही है पुटिंग आउट सिस्टम। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है, ठीक है। अब जैसे ये देखो, बुनकर सहकारी संस्थाएं, तो व्यापारी बुनकर को बहुत कम पैसा देता है। व्यापारी के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक सहकारी व्यवस्था एक साधन है। क्योंकि देखो, सबसे ज़्यादा मेहनत ये बेचारे बुनकर करते हैं, व्यापारी इनको पैसा देते नहीं है, तो इनकी आमदनी भी तो बढ़ानी है ना, तो उसकी व्यवस्था की गई है सहकारी संस्था। इसमें क्या होगा कि वे लोग जिनके हित समान हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। एंड बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ एक्टिविटी सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और बुनकर में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है। मतलब सहकारी संस्था बेचने का भी काम करेगी तो व्यापारी की तो वैसे भी समाप्ति हो जाएगी और बुनकर को कपड़े का उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो सहकारी संस्था ही एक साधन है, आपसे पूछेगा, जहाँ पर इनको अपनी सही कीमत मिलती है। कई बार आपने देखा होगा कि सरकार क्या करती है कि उचित मूल्य पर इन सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर बुनकर की मदद करेगी। जैसे कि तमिलनाडु में हुआ था, सरकार ने क्या किया, स्कूलों में निःशुल्क गणवेश योजना चलाई और सरकार इसके लिए बहुत सारे बुनकरों की जो है सहकारी संस्था से कपड़ा ले लेती है, फिर उनको सही दाम भी दे देती है। तो गवर्नमेंट भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इनकी हेल्प करने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे बटन्स लगाए जा रहे हैं, देखिए बटन। ये एक गारमेंट फैक्ट्री है जहाँ पे महिला मजदूर काम कर रही हैं। तो पुटिंग आउट सिस्टम आपको पता चला ना, व्यापारी और बुनकर के बीच में व्यापारी कच्चा माल उसको देगा और उनसे कम कीमत पर सामान लेके मार्केट में बेच देता है। इसी एक व्यवस्था को हम कहते हैं दादन व्यवस्था। अब इसमें कुछ भी एग्जाम्पल्स वो सेट कर दे, आपको कर लेना है। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना, देखो निर्यात करने वाले तो बहुत सारे कारखाने हैं। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती है और ये निर्यात करती हैं विदेशों में।
कमीजों के विदेशी ग्राहक में अमेरिका और यूरोप ऐसे व्यवसायी भी हैं जो कि ये पूरी चेन चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करेंगे। वे माल देने वाले से न्यूनतम बहुत कम पैसे पे सामान खरीदेंगे और उसको एक हाई रेट पे, उच्चतम स्तर पे सामान बेच देंगे और एक कंडीशन रखेंगे कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या मॉल में जरा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा भी जाता है। तो इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई, मतलब ये जो लेते हैं ना निर्यातक, ये बिल्कुल भी इनको चाहिए कि हमको सही समय पर चाहिए, क्वालिटी से हम कोई भी इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। और ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनको पूरा भरोसा दिलाना पड़ता है कि तुम्हारी जो भी शर्त है उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको कपड़े देंगे। ठीक है, तो सोचिए इनसे सस्ते दाम पे खरीद के। और अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि भारत में आप देखो कि लोग विदेशी चीज़ें खरीदते हैं इतनी महंगी महंगी, और बाहर के लोग, फॉरेन वाले, विदेशी वाले हमारे ही इंडिया के सामान सस्ते सस्ते दाम पे लेके जाके महंगी महंगी दामों पे बेच रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कमीज तैयार हुआ, ये देखो 300 रुपये, 200 रुपये, 400, बेचा कितने में है? 900 में। ठीक है, तो इसी तरीके से ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं। बाजार में लाभ कैसे कमाते हैं? कौन है लाभ कमाने वाला? देखो, इसकी एक श्रृंखला होती है जो कि उत्पादनकर्ता को सुपर मार्केट के खरीदार से जोड़ देगी। ये श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। ठीक है, अब फिर से आप सोचो कि खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में कौन सम्मिलित है। तो क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ? नहीं, सभी को समान लाभ, जो मेहनत करता है ना सच में, उसको तो बहुत ही मिनिमम रेट मिलता है, बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो कि बाजार में लाभ कमाते हैं। ठीक है, बाकी तो कुछ होते हैं जो खास लाभ उनको मिलता भी नहीं है, और जो बहुत परिश्रम करते हैं वो तो बहुत ही कम कमाते हैं। ये रियलिटी है। समानता, अभी मैंने आपको बताया कि विदेशी व्यवसायी ने बाजार में बहुत सारा मुनाफा कमाया है, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर जो निर्यातक फैक्ट्री के जो कामगार हैं वो बेचारे बहुत कम पैसे कमाते हैं, मुश्किल से अपना दैनिक जीवन चला पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक जो छोटा किसान है जो कि कपास उगा रहा है, इरोड ने जिसने बहुत मेहनत की, उसको उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या फिर व्यापारी की स्थिति के बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई, व्यापारियों की, लेकिन निर्यातक की कमाई से तो बहुत कम है। इस तरह बाजार में सभी लोग समान नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, चाहे वो फिर कांता हो या फिर स्वप्ना हो। मतलब कि सबको मजदूरी इक्वली मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम मेहनत कर रहे हैं और हमसे ज़्यादा कोई और कमा रहा है। ठीक है, तो एक और बाजार ने लोगों को काम दिया है कि चलो तुमको काम करना है, बेचना है, जो उगाना है बनाओ। किसान यहाँ पर अपना रुई बेच सकता है, बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा बेच सकता है। धनवान लोग भी अपनी सारी चीज़ें इसी से कमाते हैं। वे लोग जिनके पास पैसा है वो अपनी कारखाने, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी ज़मीन उनके पास हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर बहुत सारा ऋण, मतलब उधार भी होता है, कच्चा माल प्राप्त करने, अपना सामान बेचने के लिए, जैसे दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है। अभी हमने देखा ना पुटिंग आउट सिस्टम। व्यापारी ने कच्चा माल दिया, उससे तुम बनाओ, फिर उसको बेच दो कम रुपए में। और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए भी इनको डिपेंड रहना पड़ता है इन अमीरों के ऊपर। इस निर्भरता के कारण बाजार में जो गरीब है ना, उनका शोषण हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो बेचारे वो डिपेंड है। अब सामने वाला बोलेगा नहीं हम तुमको 300 नहीं 200 देंगे, तो उनकी मजबूरी हो जाती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्था बनाएं और कानून को पालन करें। सहकारी संस्था में जो व्यापारी है ना, ये हट जाते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे इन गरीबों को हम थोड़ा बहुत राहत दे सकते हैं, और वो है सहकारी संस्था, जिसपे इनको उचित मूल्य पे, जो भी ये मेहनत करते हैं उसका उचित मूल्य मिलेगा, और कानून का भी दृढ़ता से पालन होगा अगर ये लोग सहकारी संस्थाएं बनाते हैं मिलकर। ठीक है, तो आज ये वाला जो चैप्टर है बस इतना ही है। आपने देखा होगा हम 44 मिनट में 3 चैप्टर कर लिए। और कुछ लोग मेरे से बोलते हैं कि क्या समय है अभी एनसीईआरटी पढ़ने का। मैं एक चीज़ की गारंटी देती हूँ, जो लोग भी अभी भी नोट्स ले रहे हैं हमसे, पेड नोट्स, वो 5 दिन में ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ लेंगे, और एग्ज़ाम तक तो उसको 5 बार रिवीजन भी कर लेंगे। क्योंकि कुछ नहीं है भाई एनसीईआरटी में, स्टोरी है, बस स्टोरी है, रटना तो उतना है ही नहीं। स्टोरी है, समझना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते जाएगा। यही अच्छी चीज़ है सीटेट की, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो जितने लोगों को अगर सोशल साइंस की नोट्स चाहिए होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम में, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, टीम आपको तुरंत नोट्स प्रोवाइड कराएगी।
ठीक है। और हाँ, इस क्लास के लिए एक लाइक कर दो, कल हमारी पॉलिटी कंप्लीट। अच्छा, आज मैं 5 बजे सोच रही हूँ कि आपको पैसेज की ट्रिक बता दूँ, ठीक है। 5 बजे, डेली 5 बजे कोई ना कोई क्लास होगी। आज मैं एक पैसेज कराती हूँ और आपको ट्रिक बताती हूँ। कल हमारा ख़त्म हो जाएगा और परसों मैंने सोचा है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों क्लास का महा मैराथन करा देते हैं, रिवीजन हो जाएगा एक बार और। क्या अगर आप लोग बोलेंगे तो हम करा देंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।